हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य। तो आज हम देखने वाले हैं एक रिटेल बिजनेस के टिप्स एंड ट्रिक्स। तो फर्स्ट स्टेप है अपसेलिंग। जब आपका कस्टमर आपके दुकान में आता है तो आपको उसको जो प्रोडक्ट देना है उसमें पैक साइज बढ़ा देना है। मतलब अगर वो 15 गोलियों की स्ट्रिप है, समझो अगर मेरा एक फार्मास्यूटिकल रिटेल है एंड मैं फार्मास्यूटिकल रिटेल डालने वाला हूँ आगे चल, तो 15 गोली की स्ट्रिप है तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई तू 2 स्ट्रिप लेके जा, नहीं तो 3 स्ट्रिप 30 गोलियों का जो आता है वो लेके जा। अगर समझो एक प्रोटीन पाउडर का डब्बा है 200 ग्राम का एंड एक है उससे बड़ा 500 ग्राम का। वो 500 ग्राम का जो है उसमें प्रोटीन भी पाउडर भी ज़्यादा आता है और उसका प्राइस भी कम है, तो वो कस्टमर को परवड़ेगा। तो वो कस्टमर सोचेगा कि ये अगर मेरे को परवड़ेगा और मैं रोज़ खाने वाला हूँ प्रोटीन पाउडर, तो मैं 200 ग्राम की जगह 500 ग्राम का भी ले सकता हूँ। इसे कहते हैं अपसेलिंग। अगर हमको अपना सेल बढ़ाने का है, मंथली सेल या डेली जो सेल है हमारा जो रिटेल का चल रहा है वो अगर हमको बढ़ाने का है तो हमको अपसेलिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अपसेलिंग में एक पॉइंट हमेशा याद रखना दोस्तों, कि अगर जो बंदा आ रहा है दुकान में उसको चाहिए 200 ग्राम का ही पाउडर और उसकी नीड देखकर, मतलब उसको 200 ग्राम का चाहिए और आपको उसको बता रहे हैं कि भाई तू 500 का ही लेके जा लेके जा लेके जा, तो फिर वो कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा एंड वो शायद नेक्स्ट टाइम आपके दुकान में आएगा भी नहीं। अब सेलिंग के कुछ दूसरे एग्जांपल देखते हैं। समझो आप एक मोबाइल दुकान में गए हो, आपको मोबाइल लेना है एंड आपका बजट है 7,000 रुपये। आपने एक 7,000 रुपये का फ़ोन देखा, लेकिन वो जो सेल्समैन है वो आपको बता रहा है कि ये जो 10,000 वाला फ़ोन है ये इससे बेटर है, इसमें इससे ज़्यादा फीचर्स है, इसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी है और ओवरऑल जो फीचर है उसका ही वो अच्छा है। तो आपको वो अपसेल कर रहा है यहाँ पे। आपका बजट है 7,000, लेकिन आप शायद तैयार हो जाओगे वो 10,000 का फ़ोन लेने के लिए, क्योंकि वो 7,000 से बेहतर है। एंड यहाँ पे जो वो सेल्समैन है वो अपसेल करने में कामयाब हो जाएगा अगर आप 7,000 के जगह 10,000 का फ़ोन लेते हो। या तो वो सेम फ़ोन आप अगर अमेज़न से नहीं तो फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो लास्ट टाइम पे जब हम ऑर्डर पंच करते हैं एप्लीकेशन में, तो वो एकदम लास्ट में जो पूछता है हमको कि यहाँ पे ये ऐड करने का है, ये ऐड करने का है, ये प्रोडक्ट भी ऐड कर दूँ, ये प्रोडक्ट भी ऐड कर दूँ एंड स्किप स्किप एंड फॉरवर्ड, ऐसा ऑप्शन आता है। तो वहाँ पे रहता है कि फ़ोन कवर हो गया, बैक कवर हो गया, कि नहीं तो स्क्रीन का जो गोरिल्ला ग्लास आता है वो हो गया। वो हमको बेचना चाहते हैं। सेम सेम स्ट्रैटेजी जो रिटेल में करते हैं बंदे, वो सेम आता है अमेज़न या फ्लिपकार्ट में, लेकिन वहाँ पे हम स्किप करते हैं, ऑर्डर पंच करते हैं क्योंकि हमको वो नहीं लेना। शायद हम वो हमारे जो लोकल जो दुकान है वहाँ से ले लेंगे। लेकिन सेम स्ट्रैटेजी है अपसेलिंग का, जो रिटेल में भी यूज़ करते हैं एंड ऑनलाइन जो प्लेयर्स हैं बड़े बड़े वो भी यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट है इम्पल्सिव बाइंग ऑन द काउंटर। अगर समझो एक कस्टमर दुकान में आ गए और उसने काउंटर पे, हम रखते हैं छोटा छोटा ट्रे रखते हैं, उसमें छोटे छोटे कुछ चीज़ें रखते हैं, प्रोडक्ट्स रखते हैं सेल करने के लिए, और वो कस्टमर वो प्रोडक्ट देखते ही उसको परचेस कर लेता है। अगर और डिटेल में समझा जाए कि इम्पल्सिव बाइंग क्या होती है, कि एक अगर कस्टमर दुकान में आया और उसने विदाउट प्रायर प्लानिंग, उसका कुछ प्लानिंग नहीं था वो प्रोडक्ट लेने का, लेकिन फिर भी उसने ले लिया वो प्रोडक्ट, उसको कहते हैं इम्पल्सिव बाइंग। इम्पल्सिव बाइंग जो होता है वो अक्सर लोग करते हैं बिकॉज ऑफ देयर इमोशन एंड फीलिंग, उसकी वजह से वो इम्पल्सिव बाइंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मेरा एक फार्मा का स्टोर है तो मेरे जो काउंटर पे जो आइटम रखने वाला हूँ मैं फॉर इम्पल्सिव बाइंग, तो वो रहेंगी कि एक बाम्स रख दे, समझो एक झंडू बाम रख दिया, ये टाइगर बाम आता है वो रख दिया, अमृतांजन का आता है वो सब का एक ट्रैक बना के रख दिया। अगले ट्रे में समझो कैडबरी रख दी,
मेंटोस के जो आते हैं वो छोटे छोटे, पोलो का एक रख दिया, एंड लिप बाम रख दिया। ऐसे जो प्रोडक्ट्स है वो रखे जा सकते हैं ऑन द काउंटर फॉर इम्पल्सिव बाइंग और इम्पल्सिव परचेस बाय द कस्टमर। इम्पल्सिव बाइंग के सबसे बड़े शिकार जो होगी तो वो है तुम्हारी मम्मी, या तो अगर तुम्हारी शादी हुई है तो ये वो है तुम्हारी बीवी। अगर इन लोगों को तुम समझो फॉर एग्जांपल डीमार्ट में लेके जाओ तो तुमको पता चलेगा कि इम्पल्सिव बाइंग क्या होती है। ये लोग भर भर के खरीदी करेंगे वहाँ पे और इतना बिल बनाएंगे, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि इम्पल्सिव बाइंग क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग। देन मार्केटिंग में आता है कि आप एक होर्डिंग्स लगा रहे हो अपने एरिया में, जहाँ पे आपने स्टोर डाला है वहाँ पे आपने होर्डिंग लगा दिया, या तो जो फ्रूट सेलर होता है उसको एक वो जो अम्ब्रेला आता है वो दे दिया। अगेन अपने एरिया के जो रिक्शा वाला है उनके रिक्शा पे वो छोटे छोटे बैनर अपने चिपका दिए, एंड एक पैम्पलेट्स लेके आए, पेपर में डाल दिया, न्यूज़पेपर में। ये तो हो गया ट्रेडिशनल जो चलता आ रहा है मार्केटिंग। एंड इस जमाने में जो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं हम लोग, समझो एक ऐड पुश कर दिया, इंस्टाग्राम पे पुश कर दिया, वो ऐड को लोग देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते देखते उनको भी दिखता है वो। एंड अगेन एक मार्केटिंग आता है जो उसमें जो मैं ज़्यादा बिलीव करता है वो है माउथ मार्केटिंग। जो कस्टमर तुम्हारे दुकान में आ रहा है उसको इतना अच्छे से आपको सर्विस देना है कि वो आगे जाके 10 लोगों को बताएगा कि भाई इस दुकान में बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छा स्टाफ है, अगर कुछ चीज़ें नहीं भी उनके पास तो भी वो अवेलेबल करा के देते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग होगी जो मुझे लगता है। और भी कई सारे मार्केटिंग के तरीके हैं, लेकिन माउथ मार्केटिंग जो पहले भी होती थी आज भी होती है, लेकिन अभी ऑनलाइन लोग जा रहे हैं, फिर भी माउथ मार्केटिंग आज के ज़माने में बहुत अच्छे से काम करते हैं, एंड मैं उस पर बहुत बिलीव करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है बंडलिंग। बंडलिंग में हम एक प्रोडक्ट रखते हैं बेचने के लिए और उसके साथ में उसके रिलेटेड एक प्रोडक्ट भी रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो ये नेल पॉलिश रख दिया तो नेल पॉलिश के साथ हम नेल पॉलिश रिमूवर भी रख देते हैं, एंड एक छोटा सा ऐसे कंपार्टमेंट करके एक छोटा स्टैंड करके उसमें हम टूथपेस्ट रखते हैं, टूथपेस्ट के साथ में टूथब्रश भी रख देते हैं ऐसा। एंड अगेन उसका एक एग्जांपल देखा जाए तो लिपस्टिक रखते हैं फॉर लेडीज के लिए, एंड लिपस्टिक के साथ लिप लाइनर भी रख सकते हैं। एंड अगर नॉन फार्मा देखा जाए तो एक पेन रख सकते हैं, पेन के साथ में रिफिल भी रख सकते हैं। तो ये हो गया बंडलिंग। बंडलिंग बहुत ज़्यादा काम करता है फॉर सेलिंग पर्पस। अगर एक प्रोडक्ट कस्टमर ले रहा है तो उसके साथ में उसका जो दूसरा वाला है, अगर समझो मॉर्टिन है, मॉर्टिन के साथ मॉर्टिन का जो रिफिल आता है वो तो कंपनी का जो रहता है वो तो पैक में आता है, लेकिन फिर भी लोग लेके जाते हैं, वो जो पैक वाला है वो भी लेते हैं, एंड अगेन एक एक्स्ट्रा भी लेके जाते हैं। तो ये हो गया बंडलिंग के एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका अगर फार्मेसी का स्टोर है एंड आपने आपका स्टोर का जो स्ट्रक्चर है वो 50-50 में किया है, 50 में फार्मा 50 में मार्केट, मतलब नॉन फार्मा FMCG। तो अगर एक कस्टमर इज अप्रोचिंग इनटू योर स्टोर एंड वो डायरेक्टली नॉन फार्मा में चला जाता है तो उसको हम एक बकेट, छोटा सा बकेट हम कस्टमर को दे सकते हैं। अगर छोटा बकेट हमने कस्टमर को दिया और वो प्रोडक्ट ले रहा है, एक प्रोडक्ट लिया समझो, और वो जब काउंटर पे आके बिल करेगा तो उसको लगेगा कि भाई मैंने एक ही प्रोडक्ट लिया है, इतना बड़ा मैं बकेट लेके घूम रहा हूँ, तो शायद वो एक प्रोडक्ट के बजाय और एक दो प्रोडक्ट ले सकता है, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि भाई इतना बड़ा बकेट लिया है और एक ही प्रोडक्ट छोटा सा ले रहा है। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले करता है एंड आपका सेल यहाँ पे बढ़ सकता है। तो नेक्स्ट फैक्टर है दी फ्रेंडशिप फैक्टर, क्योंकि आज का कस्टमर अगर देखा जाए तो वो डिमांडिंग है, एंड जो कस्टमर दुकान में चल के आ रहा है उसको ऐसा लगता है हर एक कस्टमर को कि मुझे अच्छे से ट्रीट करा जाए, इवन इफ मैं इस दुकान से कुछ खरीदी ना भी करूँ तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कस्टमर अगर देखा जाए तो वो उसी पर्सन से खरीदी करता है जिस पर्सन को वो लाइक करता है।
तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो ये फ्रेंडशिप फैक्टर यहाँ पे प्ले होता है। आपको आपके कस्टमर से एक फ्रेंडशिप बनाने का है, तो वो फ्रेंडशिप बनाने के बाद वो कस्टमर को जब लगेगा कि ये बंदा मेरे इंटरेस्ट में और मेरे अच्छे के लिए ये प्रोडक्ट मेरे को बेच रहा है, तभी वो प्रोडक्ट आपसे खरीदी कर लेगा। तो ये बहुत इजी हो जाता है जब अगर आपकी और आपके कस्टमर की फ्रेंडशिप है, तो आपको आपका प्रोडक्ट सेल करने में इजी जाता है, बहुत इजी जाता है। तो एक मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी मैं रिसेंटली मेड प्लस में काम कर रहा था, जॉब कर रहा था। तो मेड प्लस में जो प्रोडक्ट्स थे, जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स थे एफएमसीजी, वो उनका खुद का था। खुद का मतलब थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करके वो बेचते थे मेड प्लस का। तो उसमें एक प्रोडक्ट था कि काजू बादाम का जो एक ऐसे आता था पैकेज, काजू का और बादाम का। लेकिन लोग है ना देखते थे वो काजू बादाम का, लेकिन जो नॉर्मल मार्केट रेट है काजू बादाम का, उससे ज़्यादा उसका रेट था। उसने उनको प्रीमियम पैकेजिंग कर दिया था सिर्फ, बाकी कुछ वैल्यू एडिशन नहीं थी। लेकिन हम कस्टमर को बता देते थे कि भाई ये इसका रेट ज़्यादा है, नॉर्मल मार्केट में काजू बादाम इससे सस्ते में मिल जाता है। तो लोग है ना, लोगों को एकदम अच्छा लगता था वो। उनको ऐसा लगता था कि ये बंदा हमारे इंटरेस्ट में देख रहा है, और ये बंदा यहाँ पे जो अगर उस दुकान में खड़ा है लेकिन चीज़ें बेच रहा है, लेकिन वो हमारे इंटरेस्ट में कुछ चीज़ें बता रहा है। तो वो काजू बादाम छोड़ के जो बाकी जो थे चीज़ें, वो जो प्रोडक्ट्स थे, उसमें से बहुत सारा लेके जाते थे। लेकिन वहाँ पे सेल भी बहुत ज़्यादा होता था। मतलब ये सही है कि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अगर आप अपने कस्टमर के इंटरेस्ट में कोई चीज़, एक चीज़ बताते हो, तो वो बाकी जो 3 चीज़ें हैं वो आपसे खरीदी करता है और आपका सेल यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये हो गई कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग एक रिटेल स्टोर कैसे चलाया जा सकता है और कैसे उसका सेल हम बढ़ा सकते हैं। देन लास्ट पॉइंट इज अवर, जो हम लेते हैं इज कि मार्केट सिचुएशन क्या चल रही है अभी रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, कि अभी इंडियन स्टॉक मार्केट क्या चल रहा है, यूएस क्या चल रहा है। तो अभी देखा जाए तो एक यूएस स्टॉक मार्केट में एक रिसेशन का जो है कि उनका आ रहा है, रिसेशन शायद आएगा मार्केट में, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो यूएस मार्केट यहाँ पे फॉल हो चुका है, मार्केट करेक्शन में जा चुका है। देन जापान का भी मार्केट थोड़ा सा फॉल हुआ है, बहुत ज़्यादा फॉल हो गया। उनने कुछ वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए उधर, तो वहाँ पे 1 डे 15% का करेक्शन आ चुका है। वो तो सेम फिर इजराइल हमास का जो वॉर सिचुएशन चल रहा है, तो ये 3 फैक्टर जो है वो पूरे ग्लोबल मार्केट्स डाउन कर रहे हैं। हमारा इंडियन मार्केट भी ऑल टाइम हाई से गिर चुका है, 3 to 5% गिर चुका है मार्केट। तो अभी जो बल्क बाइंग अपॉर्चुनिटी है मार्केट में वो अभी नहीं है। अभी जो हमको लेना है कि वेट एंड वॉच का टाइम है, अभी बल्क बाइंग का टाइम नहीं है। मार्केट इन नियर टाइम और भी गिरेगा, 10 to 15% का करेक्शन ये लाइकली है मार्केट में। तो अभी जो बल्क बाइंग वाले बंदे हैं उनको अपना कैश पकड़ के बैठना है। जो एसआईपी वाले बंदे हैं वो अपनी एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अगेन एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ है कि वॉरेन बफेट ने अपना एप्पल का जो स्टेक था, उनका होल्डिंग था, वो 50% उनने बेच दिया है। तो अभी वो भी शायद 100 बिलियन कैश पे बैठे हैं, वो भी अपना पैसा मार्केट में डिप्लॉय करेंगे। लेकिन ये सब कंसोलिडेशन के बाद ही वो मार्केट में अपनी न्यू पोजीशंस लेंगे। तो कमेंट्स करके मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।